आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 1 का चैप्टर 9 का ये भाग 7 है। भाग 6 तक बहुत अच्छा से पढ़ लिए हैं। अब ये आज पढ़ेंगे हम लोग भाग 7। तो देखिए आज हम लोग को पढ़ना है अशोक के बारे में पूरा अच्छा से पढ़ लेते, सम्राट अशोक के बारे में पूरा बढ़िया से पढ़ लेते। अब पढ़ना है अशोक का मूल्यांकन। क्वेश्चन भी आ जाता है अशोक का मूल्यांकन कीजिए, अशोक के जीवन के बारे में लिखिए, इसकी उपलब्धियां क्या क्या है। तो इसमें उपलब्धियों में भी आ जाएगा, ये मूल्यांकन का मतलब उपलब्धियां, इसकी उपलब्धियां क्या क्या है। तो देखिए ये अशोक का मूल्यांकन आप लोगों को लिखना है। तो ये अशोक के मूल्यांकन के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो अशोक का मूल्यांकन, अशोक मौर्य वंश का तीसरा प्रतापी शासक था। पहला था चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा बिंदुसार और तीसरा ये था। ये मौर्य वंश का तीसरा प्रतापी शासक था। ये बिंदुसार का पुत्र था। क्या है, ये बिंदुसार का पुत्र था। तो ये लिखना है कि ये मौर्य वंश का तीसरा प्रतापी शासक था। तीसरा प्रतापी शासक था। ये बिंदुसार का पुत्र था। और यह एक योग्य सम्राट कुशल योद्धा तथा साम्राज्य निर्माता। अब इसको समझ लेते हैं, निर्माता था। यह बिंदुसार का पुत्र था। यह योग्य सम्राट कुशल योद्धा तथा साम्राज्य निर्माता था। यह चंद्रगुप्त मौर्य की तरह ही ये कुशल योद्धा था। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य कुशल योद्धा था, वैसे ही ये कुशल योद्धा था। चंद्रगुप्त मौर्य की तरह कुशल योद्धा था। अब इसके ये राजा बनने में सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इसको अर्थशास्त्र की तहत शिक्षा दी गई थी। अर्थशास्त्र में जैसा वर्णित है, जैसा राजा को होना चाहिए, वैसा ही बिंदुसार ने इसको शिक्षा दिया था। इसको नहीं, इसके सारे भाइयों को शिक्षा दिया था। लेकिन ये था कि ये बढ़िया से समझा और अपने कार्य को बढ़िया से करता था अच्छा से, इसीलिए योग्य शासक बन पाया। और ये कई जगहों का युवराज रह चुका था, आपको बताएं भी है। ये कई जगहों का युवराज, और युवराज रहने से इसको अनुभव मिल गया बढ़िया से एकदम राज्य चलाने का। कई जगहों का युवराज रह चुका था। देखिए बताते हैं। कई जगहों का ये युवराज रह चुका था। कई जगहों का ये युवराज रह चुका, जैसे यहाँ पर अवंती का, फिर कन्नौज का, अवंती का, कन्नौज का, फिर यहाँ तक्षशिला में जो गया था वो तो आपको पता ही है। तक्षशिला में क्या किया था जाकर, जितने विद्रोह ये दमनकारी थे उनका क्या किया था, विद्रोह को वहां पर शांत करते तो एक ही दिन में जाकर निपटा दिया था उन लोगों को। तो ये सब अनुभव इसको मिला था। यानी कि यहाँ पर लिखना है कि यह राजा बनने से पहले कई जगहों का, कई राज्यों का युवराज रह चुका था। युवराज अगर नाम है तो लिखना है तो लिख सकते हैं, यह अवंती, कन्नौज युवराज रह चुका था। अब इससे बढ़िया एकदम बढ़िया अनुभव मिल गया था इसको, कोनो दिक्कतें नहीं था। यहाँ जाकर क्या कर रहा था आपको पता ही है। ये बढ़िया एकदम युवराज था कि एकदम, देखिए युवराज होता था ना कि वो राजा की तरह ही होता था। राजा का मेन काम होता है, मान लीजिए पूरा क्षेत्र राजा का फैला हुआ है, तो पूरा क्षेत्र राजा का फैला हुआ है तो ये राजा थोड़े अब सारे जगह जाकर देखता था, नहीं। वो निचले स्तर पर, राजा से निचले स्तर पर कौन होते थे, युवराज या कोई और राजा दूसरा होता था जो इसके ही अधीन रहता था। तो जहां जहां मान लीजिए युवराज है, जगह खाली है, वहां पर युवराज यानी कि अपने लड़के को भर्ती कर दिया, अपने लड़के को क्या कर दिया, वहां पर शासन में बैठा दिया। तो ये क्या हुआ है, इसको बढ़िया से अनुभव मिल गया, इसको एकदम ट्रेनिंग बढ़िया से दिया गया था। तो इसको बढ़िया से अनुभव मिल चुका था और ये राजा बनने के योग्य था ही। तो क्या हुआ, ये राजा बन गया। और राजा बनने के बाद, तो राजा बनने से पहले तो इसने क्या किया था, श्रीनगर का स्थापना किया था। तो इसने 2 नगरों की स्थापना किया था। 2 नगरों की स्थापना किया था। पहला था श्रीनगर, आपको पता है पहला श्रीनगर की स्थापना किया था। और दूसरा था देवपत्तन, जो कि नेपाल में है। कहाँ है, नेपाल में है देवपत्तन। श्रीनगर अपने भारत में है, पता ही है श्रीनगर कहाँ है, भारत में।
और ये देवपतन नेपाल में, यानी कि यहाँ पर भी उसका शासन ठीक ठाक था। नेपाल तक मतलब आस पास के जो जहां चल जाता था ये ना, किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि नहीं बोल दे उसको कि नहीं आपको नहीं आना है या आप हमारे राज्य में नहीं आ सकते, आपका अधिकतर स्वीकार नहीं करना, समझिए इतना ऐसा ये राजा था। तो ये युवराज बन गया। अब इसका राज्याभिषेक कब हुआ ये सब लिखना है। राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व, 269 ईसा पूर्व में इसका क्या हुआ, राज्याभिषेक हुआ, राजा बन गया। राजा बनने में इसका महत्वपूर्ण हाथ किसका किसका था, मंत्री सभासद जितने भी लोग थे इसका महत्वपूर्ण उन लोगों का हाथ था इसके राजा बनाने में। ये एक योग्य और कुशल राजा बना, इसको कोनो दिक्कतें नहीं हुआ साम्राज्य विस्तार करने में, क्या करने में। अब इसका साम्राज्य विस्तार कहां से कहां तक था, साम्राज्य विस्तार इधर पाकिस्तान अफगानिस्तान में इधर पूरा था ही, इधर यहाँ तक था ही। उसके बाद ये दक्षिण में कहाँ तक था, दक्षिण में यहाँ पर कर्नाटका तक था, दक्षिण में कर्नाटक तक था। और ये जो पूरब में यहाँ बंगाल की खाड़ी तक पूरा था, और पश्चिम में गुजरात तक था। साम्राज्य विस्तार विस्तृत था। ये कौन साम्राज्य विस्तार विस्तृत करके गया था, इसने जीता था नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य के समय से ही विस्तृत था इतना। और ये थोड़ा सा दिक्कत हुआ था, ये बिंदुसार के समय थोड़ा सा दिक्कत हुआ था, लेकिन फिर ये जब बना राजा तो क्या किया, राजा बनते ही कई परिवर्तन लाया। बहुत सारे कर्मचारियों को बाहर निकाला, अयोग्य कर्मचारियों को बाहर निकाला, जो योग्य कर्मचारी थे उनको क्या किया, अंदर सेना में शामिल किया। अब आपको पता ही है सेना में कर्मचारियों की क्या जरूरत होती है, और वहां पर भी कर्मचारियों की जरूरत होती है, क्या कहते हैं ये राज्य दरबार में कर्मचारियों की जरूरत होती है। तो ये इसने किया। उसके बाद 8वें वर्ष अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कालिंग पर आक्रमण किया। अब 8वें वर्ष बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आ रहा था 8वें वर्ष का मतलब क्या हुआ। इससे 8 वर्ष आगे बढ़ाइए, इससे 8 वर्ष आगे बढ़ेगा तो कितना होगा, 261 ईसा पूर्व हो जाएगा। आपको पता है ईसा पूर्व में थोड़ा उल्टा चलता है, ईसा पूर्व में इसमें उल्टा चलता है, एक दिन आपको समझा देंगे हम क्यों उल्टा चलता है, क्या होता है। तो ईसा पूर्व में जो उल्टा चलता है 261 ईसा पूर्व के आसपास इसने आक्रमण किया। 2-3 महीने में काम खत्म हो गया, क्योंकि देखिए बात 2-3 महीने चलने का युद्ध बात ये था ना कि उधर से भी कुशल एकदम सैनिक थे, एकदम लड़ने वाले थे, इससे भी इधर से भी लड़ने वाले थे, तो इसीलिए ज्यादा दिन तक ये युद्ध चल पाया। और उसके बाद युद्ध के बाद क्या हुआ आपको पता ही है, इतना विनाश हुआ। विनाश देखकर ये क्या हुआ, विनाश देखकर इसका हृदय परिवर्तन हो गया, हृदय परिवर्तन हुआ। और क्या किया, परिवर्तन हुआ और बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म को क्या किया इसने, अपना लिया। अब बौद्ध धर्म के अपनाने के बाद क्या हुआ, इसने पूरा युद्ध का परित्याग कर दिया। ये सब लिखना है, ध्यान रखिएगा। ये सब नोट्स, अगर नोट्स बना रहे हैं, नोट्स तो बनाना ही आपको, तो नोट्स में ये सब लिखते जाइएगा कि अपने धर्म का ये बौद्ध धर्म जब अपना लिया तो ये जो युद्ध करना इसने बंद कर दिया, और ये धर्म प्रचार के कार्यों में लग गया और जन कल्याण के कार्यों में लग गया। जितने भी इसके मंत्री थे, कर्मचारी थे, सभी को प्रचार के लिए भेजने लगा, धर्म का प्रचार के लिए। किसी को 2 साल, 3 साल, 5 साल तक भेज देता था कि जाइए 2 साल प्रचार कीजिए, 3 साल प्रचार कीजिए, 5 साल तक भेज देता था प्रचार करने के लिए। बौद्ध धर्म का बढ़िया से एकदम प्रचार कीजिए। और खुद भी क्या करने लगा, धम्म यात्रा करने लगा। धम्म यात्रा समझते हैं ना, धम्म यात्रा करने लगा, धम्म यात्रा करने लगा। और कहाँ कहाँ यात्रा किया था इसने, धम्म यात्रा करने लगा कि मतलब हुआ ये कि जितने भी बौद्ध स्थान थे, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ, बोधगया, ये सारे जगहों का बढ़िया से यात्रा किया था। ये सभी जगहों को, ये सब लिखना है कि सभी जगहों का अच्छा से यात्रा किया था। और जहां जहां जाता था एकदम बढ़िया वृद्धि विकास होता, करों में छूट दिया था। धार्मिक स्थानों को करों में छूट दिया था, यानी कर में छूट दिया था, मतलब उनको ज्यादा कर चुकाना नहीं पड़ रहा था। धार्मिक स्थान जहाँ थे वहां पर कर नहीं चुकाना पड़ रहा था। और तो और भी वो वृद्धि विकास हो रहे थे, और बाकी लोगों को कर क्या करना पड़ता, देना पड़ता था। और ये अभिलेख लिखवाना शुरू सबसे पहले किसने किया था, सम्राट अशोक ने। इसके बहुत सारे अभिलेख है, यानी कि अभिलेख के अंतर्गत देखिए क्या क्या आएंगे। अभिलेख के अंतर्गत 3 गो आएंगे। पहला आएगा जो शिलालेख,
और उसके बाद आएगा गुहा लेख, गुहा लेख के बाद आएगा स्तंभ लेख। स्तंभ लेख में दो तरह के लेख होते थे, एक लघु स्तंभ लेख होता था, एक बृहद स्तंभ लेख होता था, यानी कि दीर्घ। अब बड़ा वाला में होता था कि थोड़ा ज्यादा लिखा रहता था स्तंभ, स्तंभ मतलब खंबा, और ये लघु वाला में छोटा छोटा लिखा रहता था, मतलब छोटा सा लिखा रहता था। तो ये स्तंभ, इसने स्तंभ बनवाया, स्तंभ का भी निर्माण करवाया, शिलालेख भी लिखवाया, ये सब कार्य इसने किया। उसके बाद आसपास पड़ोसी राज्यों को औषधि और चिकित्सकों द्वारा ये मदद करता था। देखिए लिखने का जगह नहीं तो लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, दिखाइए नहीं देगा यहाँ पर, चलिए इधर लिख देते हैं। ये चिकित्सकों, इसने क्या किया, चिकित्सकों द्वारा मदद किया, चिकित्सकों द्वारा मदद किया तथा औषधि भी भेजवा देता था। क्या करता था, ये औषधि भी अपने आस पड़ोसियों को औषधि यानी कि दवाओं को भी, दवा भी भेजवा देता था। एकदम जन कल्याण में लग गया था, लोगों की जैसी मतलब अच्छाई हो जाए, लोगों क्या हो जाए, जैसे ही एकदम अच्छा कार्य हो जाए, कुछ भी बस लोगों का अच्छा कार्य होना चाहिए। और ये लोग जो थे ये पूरी तरह से युद्ध तो पूरा बढ़िया से रोक दिए थे, और सब चीज मतलब ऐसा था ना कि सभी लोग धर्म के प्रचार में लग गए थे। यहाँ तक हुआ अशोक का ये मूल्यांकन, ये कि अशोक कैसा था। और ये महान इसलिए बना क्योंकि इसने जन कल्याण का कार्य किया। महान इसलिए नहीं बना कि इसका क्षेत्र विस्तार इतना था, क्षेत्र विस्तार होने से कुछ नहीं होता है। जब तक धर्म का कार्य नहीं करता ये महान नहीं बनता। महान कैसे बना, धर्म के कार्य करके, यानी कि धनी होने से कुछ नहीं होता है, लोगों का कल्याण करने से लोग महान बनते हैं, न कि धनी होने से। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इसके उत्तराधिकारी देख लेते हैं। अशोक के उत्तराधिकारी, अशोक के उत्तराधिकारी। अब देखिए अशोक की मृत्यु के बाद, अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु के बाद देखिए कोई ऐसा बचा ही नहीं था, ऐसा इसने किसी को ऐसे ट्रेंडे नहीं किया था कि इसके जैसा राजा बन जाए। आपको पहले भी बताए थे, पढ़ाए थे कि सभी लोग डरते इससे थे, अशोक से डरते थे, न कि इसके कोई और भी उत्तराधिकारी, इनके कोई पुत्र से, इसके जो लड़के थे उनसे तो कोई डरता ही नहीं था, क्योंकि सभी लोग जानते थे कि तो धर्म के प्रचार में लगे हुए हैं। जब धर्म के प्रचार, तो कोई राजा वाला गुण ये सीख भी नहीं किए, तो इसके बाद कोई भी योग्य तथा बलवान शासक नहीं हुआ, बलवान शासक नहीं हुआ। इसके एक अभिलेख द्वारा इसके एक पुत्र का नाम मिलता है, तेवर एगो पुत्र का नाम मिलता है, इसके पुत्र का एक नाम तेवर मिलता है, और भी बहुत सारे नाम मिलते हैं, अलग अलग तरह के नाम मिलते हैं दूसरे जगह पर। और इस वंश का अंतिम राजा बृहद्रथ था, बृहद्रथ था, अंतिम इसका राजा था, अंतिम राजा बृहद्रथ। अब देखिए आप लोग ये सोच रहे होंगे इसके बाद जो राजा बना उनके बारे में हम क्यों नहीं बता रहे हैं। देखिए कुछ करेंगे तब ना बताएंगे, कुछ किए भी नहीं किया, इनके बारे में कुछ मिलता ही नहीं है, कुछ प्रमाण नहीं मिलता है, कोई लेख लिखवाए हैं ना कहीं पर, और इनके बारे में वर्णन है ना कहीं लिखा गया, तो पता ये कैसे पता चलेगा इनके बारे में, अशोक के बारे में कैसे पता चलता है। इसके अभिलेखों द्वारा पता चलता है कि हाँ ये ऐसा था, ये था। अब कोई उस समय के लोग तो बच्चे नहीं जो बताएंगे कि हाँ इसके लड़का ये हुआ, इसने ऐसा ऐसा कार्य किया। कैसे हम पता चलता है इतिहास के बारे में, या तो लिखित होना चाहिए, नहीं तो पुरातात्विक साक्ष्य मिलना चाहिए, मतलब उन लोगों का उपयोग किया हुआ कोई सामान मिलना चाहिए, नहीं तो कोई लिखित साक्ष्य होना चाहिए, या हाँ लिखित साक्ष्य होना चाहिए बस। तो वो कुछ मिलवे नहीं किया, तो जब नहीं मिला तो कैसे इसके बारे में पता नहीं चलता। इसके बाद योग्य शासक उतना हुए नहीं, लगभग 5-6 राजा हुए इसके बाद, बहुत कम तक शासन किए, तो कोई डरता थोड़ा था इन लोगों से, ये कम शासन किए। इसका अंतिम राजा माना जाता है कि बृहद्रथ था। बृहद्रथ एगो पहले भी था, ध्यान रखिएगा, ये नहीं बृहद्रथ वो दूसरा है, वो मगध में शुरू में आया था ना, वो दूसरा बृहद्रथ था, ये दूसरा था। वो बृहद्रथ वंश की स्थापना किया था, वो दूसरा था, ये दूसरा है, ये इसके वंश का है, ये मौर्य वंश का है, ध्यान रखिएगा, और वो बृहद्रथ वंश का था। तो इसका अंतिम राजा जो था बृहद्रथ था। इसका बृहद्रथ का सेनापति था, पुष्यमित्र शुंग था, पुष्यमित्र शुंग।
अब हुआ ये ना कि बृहदरथ जाकर निरीक्षण कर रहा था सैनिकों के बीच में। सैनिकों के बीच में राजा जाता है निरीक्षण करने का, अच्छा कैसे कैसे सैनिक है, योग्य है नहीं है, थोड़ा दिखिए हमको दिखाइए क्या क्या कौन कौन कर रहा है। तो ये जाकर निरीक्षण करवा रहा था कि देखिए देखिए ये सैनिक ऐसे है, ये सैनिक ऐसे है। तनिक इन्हीं का काम खत्म कर दिया बीच में ले जाकर, सैनिकों के बीच में ले जाकर, तब तक इन्हीं का काम खत्म, ये बन गया राजा। समझ रहे हैं क्यों काम खत्म किया होगा इनका? तो अब ताकतवर राजा होंगे इसलिए नहीं। कभी भी सेनापति जब राजा की हत्या करता है मतलब वो राजा कमजोर है। राजा क्या है? कमजोर है। तो ये क्या था? बृहदरथ कमजोर राजा था, तो उसका हत्या किसने किया? उसी का सेनापति पुष्यमित्र शुंग। और उसके बाद किस वंश की स्थापना होगी? शुंग वंश की स्थापना हुई। समझ में आ गया? शुंग वंश की इसके बाद स्थापना हुई। उसके बाद ये तो सारा बात समझ में आ गया है। अशोक का मूल्यांकन, अशोक का उत्तराधिकारी पुष्यमित्र शुंग के बारे में बढ़िया से समझ में आ गया है। अब बात करते हैं हम लोग मौर्य साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था के बारे में। जो मौर्य साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था क्या थी? मौर्य साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था क्या थी? आज ये चैप्टर कैसे भी करके खत्म कर देना, ये चैप्टर खत्म कर देना कैसे भी करके, बड़ा चैप्टर लिखना आज कैसे भी करके खत्म कर देना। मौर्य साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था, तो देखिए मौर्य साम्राज्य की प्रशासन ये लोक कल्याणकारी थी। लोक कल्याणकारी क्या थी? लोक कल्याणकारी थी। ये क्यों कब स्थापना हुआ था? नंद वंश का अंतिम शासक जो था, जो धनानंद था, उसके बाद ये, क्योंकि धनानंद जो था वो अत्याचारी था, वो जनता की भलाई नहीं देखता था। तो ये जब वंश की स्थापना क्या उद्देश्य लेकर हुआ था? उद्देश्य यही था ना कि जनता की भलाई करे, तो यही लोक कल्याणकारी था। यह पूर्णतः अर्थशास्त्र पर आधारित था। ये अर्थशास्त्र पर, जो कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र चाणक्य द्वारा जो अर्थशास्त्र लिखा गया था उसी पर पूरा तरह से आधारित था। इन्होंने राजा के सप्तांग बताए थे। राजा के सप्तांग कौन कौन है बताए थे आप लोगों को भी हम बताए थे। राजा के सप्तांग यानी कि राजा के सप्तांग कौन कौन 7 गो हिस्सा थे राजा के होने चाहिए। कौन कौन थे? राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, मित्र, एक था दंड। पहले दंड और मित्र। राजा जानते हैं योग्य राजा होना चाहिए, बढ़िया ऐसा कुशल, लड़ाई में भी कुशल और दिमाग में भी कुशल, दोनों बुद्धि बढ़िया होनी चाहिए। दिमाग वाला भी दिमाग से ठीक ठाक होना चाहिए और शरीर भी ठीक ठाक होना चाहिए, मतलब लड़ने में भी ताकतवर होना चाहिए। अमात्य यानी कि जो मंत्री है, मंत्री परिषद और ये जो पूरा मंत्रियों का संगठन है ये भी मजबूत होना चाहिए, सही होना चाहिए। जनपद यानी जहां पर है जिस जनपद या राज्य में, वो राज्य उपजाऊ होना चाहिए और चारों तरफ से बढ़िया, मतलब बढ़िया चीज होना चाहिए। वहां पर बढ़िया सब मिट्टी, रहने योग्य सब बढ़िया होना चाहिए। दुर्ग यानी कि हो सके तो राज्य को या राजधानी को तो कम से कम दुर्ग से क्या होना चाहिए? घिरा होना चाहिए, क्योंकि ये सुरक्षित रहेगा। राजा का ध्यान अधिकतर अपनी सुरक्षा पर न रहकर अपने साम्राज्य विस्तार और जनता के देखभाल में रहेगा, नहीं तो उसको अधिकतर चिंता कहाँ पर लगा रहेगा? ये अपने राज्य की सुरक्षा पर, कि राज्य की सुरक्षा क्या होगी, सैनिक अधिकतर पैसा सब चीज खर्च होगा ये राज्य की सुरक्षा करने पर, इसीलिए दुर्ग बनवाने के लिए। कोष यानी कि रुपया पैसा होना चाहिए। अब ये नहीं कि खजाना पूरा खाली है, राजा का खजाना खाली है तो क्या होगा? कुछ लोग का कल्याण हो पाएगा, राज्य का कल्याण नहीं हो पाएगा तो लोग का कैसे कल्याण करेंगे? दंड व्यवस्था अच्छी होना चाहिए ताकि अपराध रुक सके। मित्र, उसका मित्र, राजा का मित्र अच्छा होना चाहिए, आसपास वाले लोग अच्छे होने चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर क्या कर सके? मदद कर सके। अब सैन्य व्यवस्था कैसी थी? व्यवस्था पैदल सैनिक, घुड़सवार, उसके बाद हाथी थी। हाथी भी ये लोग शामिल करते थे, कितना जना काम ऐसे निपटा देता था हाथी था। और रथ द्वारा ये सैन्य व्यवस्था था इनका। पैदल भी सैनिक थे, घुड़सवार, हाथी भी था। और देखिए ये इंडिका में वर्णन मिलता है कि लाखों के संख्या में सैनिक थे। लाखों की संख्या में इनके पास क्या थे? सैनिक थे। लाखों की संख्या में इनके सैनिक थे। तो ये है मौर्य साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था के बारे में, ये इतना है।
उसके बाद देख लेते हैं इनका पतन का कारण क्या था। पतन का कारण क्या क्या कारण हुआ पतन का। पहला कारण था अयोग्य उत्तराधिकारी का होना, उत्तराधिकारी का होना। इसके बाद सम्राट अशोक के बाद एको युग होकवे नहीं की, एको युग नहीं थे, कोई भी शासक युग नहीं हुआ। उसके बाद करों में वृद्धि करने लगे ये लोग, करों में वृद्धि करने लगे। तीसरा नंबर प्रांतीय जो शासक थे, प्रांतीय शासक उनका अत्याचार बढ़ने लगा। प्रांतीय शासक का मतलब समझाते हैं, प्रांतीय शासकों का अत्याचार बढ़ने लगा। अब प्रांतीय शासक का मतलब समझ लीजिए यहाँ पर ध्यान से। देखिए प्रांतीय शासक का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर मान लीजिए ये छोटा छोटा राज्य में ये था, क्योंकि ये राजा पूरा साम्राज्य को संभाल नहीं सकते थे, तो छोटे छोटे या तो वहां के राजा होते थे और नहीं तो ये जो सम्राट था इसके द्वारा भेजे गए राजा होते थे। तो ये जो प्रांतीय राजा थे, यहाँ छोटे छोटे जो राजा थे, इन लोगों का अत्याचार बढ़ने लगा। इन लोगों का अत्याचार ये कंट्रोल नहीं कर पाता था। कौन कंट्रोल? अब साम्राज्य, जब सम्राट ही ताकतवर नहीं रहेगा तो राजा ही अपना मनमानी नहीं करेंगे, कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। ये जो यहाँ का राजा थे वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अब देखिए तो यही हुआ, ये अत्याचार बढ़ने लगा। प्रांतीय शासकों का क्या हुआ? अत्याचार बढ़ने लगा। उसके बाद राष्ट्रीय चेतना की कमी, यानी कि राष्ट्रीय चेतना की कमी है। राष्ट्र के प्रति इनको ज्यादा कुछ रह नहीं गया था, इनके अंदर ज्यादा कुछ रह नहीं गया था कि हमारा राष्ट्र ये होना चाहिए, राष्ट्र के प्रति लगाव ज्यादा कुछ नहीं था इनके पास। इसीलिए इनका जो पतन का यही सब कारण था। अगर इसको विस्तार से लिखना होगा तो आप लोग करों में वृद्धि के बारे में तो लिख ही दीजिएगा। और ये अयोग्य शासक का होना, अयोग्य शासक कैसे होंगे, इसको अच्छा से ट्रेनिंग ना मिला तो क्या हुआ, अयोग्य शासक बन गया। और उसके बाद प्रांतीय शासकों का अत्याचार कैसे बढ़ेगा? जब प्रांतीय शासकों पर सम्राट का कंट्रोल नहीं रहेगा तो क्या बढ़ेगा? नियंत्रण जब नहीं रहेगा तो क्या प्रांतीय शासकों का अत्याचार बढ़ेगा। राष्ट्रीय चेतना की कमी थी इनमें। तो हमें लगता है कि बहुत अच्छा से आपको समझ में आ गया। ये चैप्टर हो गया कंप्लीट, पूरा एकदम ये चैप्टर खत्म हो गया। हमें लगता है बहुत अच्छा से आपको ये समझ में आ गया होगा।